हम लोग बात करेंगे लेटेंट एम्बिग्यूटी और पेटेंट एम्बिग्यूटी। लेटेंट एम्बिग्यूटी और पेटेंट एम्बिग्यूटी, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब इसका अर्थ समझ लेंगे तो सेक्शन को समझने में आसानी ये होने लगती है। पेटेंट एम्बिग्यूटी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष संदिग्धता। और लेटेंट एम्बिग्यूटी, इसका मतलब हुआ अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अब एक बड़ी सीधी सी बात समझ लेनी चाहिए। हमने कहा ना, कानून में कुछ भी ऐसा नहीं जो कॉमन सेंस से अलग हो। यह अलग बात है कि कानून में जिस कॉमन सेंस का वर्णन है वो बड़ा रिफाइंड कॉमन सेंस, एक बड़ी स्वाभाविक बात है जो हम लोग आम बातचीत में प्रयोग करते हैं। अगर कोई बात देखते ही क्या है, ये बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है, यानी कुछ है जो सबको एक जैसा समझ में आ रहा है, उसके बारे में सबकी समझ से अलग हटकर अगर आपको कुछ समझाया जाए तो आप तत्काल ये कहेंगे कि क्यों बेवकूफ बनाते हो, अरे ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा ही है। जो कुछ सामने दिख रहा है आप उसे कुछ और कैसे बना सकते हो? सामने दिख रहा है कि जो कुछ लिखा है वो अर्थहीन है। अब देखिए, अर्थहीन ये दो प्रकार का हो सकता है। एक, जो लिखा गया वो ऐसी भाषा और लिपि में लिखा गया कि उसका कोई अर्थ संभव ही नहीं है। भाई तुम होना चाहिए, तम लिखा है। पक्षकार पढ़े लिखे, तम माने अंधकार भी होता है। हम क्या अर्थ लें? अंधकार अर्थ लें, यह सेकंड पर्सन इंडिकेट किया जा रहा है, यह अर्थ लें, क्या अर्थ लें? और तुम का तम अगर लिखा है, जब सबको दिख रहा है तो पक्षकारों को निष्पादन से पूर्व नहीं दिखा, ये कैसे मान लिया जाए? और वो भी उस दशा में जबकि दस्तावेज पर यह भी लिखा है कि मैंने इसे स्वयं पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने इसे स्वयं पढ़ लिया है और पढ़कर ठीक प्रकार से समझ लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट माई सिग्नेचर ऑन इट। अब इस दशा में यह कैसे माना जाए कि पक्षकार जो कुछ कहना चाहते थे वो यही है जो वो इस समय बता रहे हैं? ठीक है भाई, दस्तावेज देखते ही संदिग्धार्थी है, दस्तावेज देखते ही गलत है, उसमें पेटेंट एम्बिग्यूटी है। और पेटेंट एम्बिग्यूटी कैसी है? भाषा और लिपि से संबंधित है। अब दोनों पक्षकारों में झगड़ा ना हो तो इस दस्तावेज के अर्थान्वयन का सवाल ये उठेगा ही क्यों? झगड़ा हो जाएगा तभी तो दस्तावेज के अर्थान्वयन का सवाल पैदा होगा। अब जब अर्थान्वयन का सवाल पैदा हुआ, दस्तावेज हमारे सामने रखा है और दस्तावेज में पेटेंट एम्बिग्यूटी है, और वो पेटेंट एम्बिग्यूटी भी कैसी है? ऐसी जो अगर
भाषा, ठीक है, अलंकारिक उपयोग की जाए तो अंधे को भी दिख जाए, ठीक है, इस ढंग की उसमें एम्बिग्यूटी है। प्रत्यक्ष संदिग्धता है और दोनों पक्षकार झगड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी दशा में अगर किसी पक्षकार को यह अनुमति दे दी जाए कि वह मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उस दस्तावेज के वास्तविक अर्थ को न्यायालय के सामने रख दे, जो पक्षकारों का उस दस्तावेज के तैयार किए जाते समय रहा होगा, तो इस प्रकार की अनुमति दिया जाना एक पक्षकार के साथ अन्याय का बायस यह बन सकता है। हो सकता है यह पक्षकार जो मौखिक साक्ष्य दे रहा है ये स्मार्टली अपनी बात को कहना जानता हो, और वो बेचारा जो स्मार्टली अपनी बात को कह नहीं पाता है, कुछ ना बता पाए, जबकि ये आदमी 100% झूठ बोल रहा है, ये मौखिक साक्ष्य वह ही नहीं जो तय हुआ था। यह भी हो सकता है कि यह पक्षकार जो मौखिक साक्ष्य दे वो वही हो जो तय हुआ था, और जो गलती हो गई उसकी वजह से, ठीक है, इसे दंड मिल रहा है। अर्थात वो जो तय हुआ था लिख नहीं पाया, और उसके न लिखे जाने के कारण यह दस्तावेज मान्य नहीं होगा, और मान्य न होने की दशा में इसे नुकसान होगा। संभावना इसकी भी है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि भैया जिसने गलती की उसे दंड भुगतना चाहिए। प्रक्रिया बनती क्यों है? शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए। शुद्धता ये आएगी कैसे? शुद्धता इसी में होगी कि भैया जब गलती आपने की है, आपने लिखा, ये हमने इसे पढ़ लिया है, और चलो आप अनपढ़ थे तो अपने विश्वस्त आदमी से पढ़वाते, और अगर आपके विश्वस्त ने आपको धोखा दिया तो उस आदमी पर मुकदमा करो ना जिसने आपको धोखा दिया। हम ये कैसे जाने कि आप जो कुछ बता रहे हो वो सच है, या ठीक है सच कुछ और है और तुम कुछ और बता रहे हो? क्योंकि स्वयं दस्तावेज तो कुछ भी नहीं बता रहा। स्वयं दस्तावेज तो भाषा और लिपि में इतना अस्पष्ट है कि वो कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो इस प्रत्यक्ष एम्बिग्यूटी की दशा में, पेटेंट एम्बिग्यूटी की दशा में, न्यायालय के पास या प्रक्रिया के पास सुरक्षित रास्ता यही बचता है कि वह मौखिक साक्ष्य देना मना कर दे, अननुज्ञात कर दे। इसलिए शुरुआत के जो 2 सेक्शन हैं जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 93 और ठीक है नहीं 94 और 95, हमने कहा ना जब भी हम बेयर कोड करें तो आप कंफर्म कर लें। लेकिन शुरुआत जहां पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी शुरुआत हो रही है, वहां पर जो शुरुआत के 2 सेक्शन हैं वे पेटेंट एम्बिग्यूटी से संबंधित हैं, और उनमें दस्तावेज के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मौखिक साक्ष्य देना मना है। और आपसे जो प्री में पूछा जाएगा वो ये कि ये सेक्शन पेटेंट एम्बिग्यूटी से संबंधित है या लेटेंट, ठीक है, आपसे पूछा यही जाएगा। इसलिए पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी, पहली बात दोनों का अर्थ जान लें। पेटेंट का मतलब हुआ प्रत्यक्ष संदिग्धता, और लेटेंट का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष संदिग्धता। स्वयं पेटेंट एम्बिग्यूटी 2 प्रकार की हो सकती
एक भाषा, ठीक है, ये अस्पष्ट है इस कदर कि दस्तावेज का कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा, तब भी मौखिक साक्ष्य देना मना रहेगा। और दूसरी, ठीक है, भाषा अस्पष्ट नहीं है, लेकिन वर्तमान तथ्यों के संदर्भ में भाषा अर्थहीन है। ठीक है, दस्तावेज में लिखा है मैं आशीष त्रिपाठी जो कि घंटाघर का मालिक हूं, घंटाघर को इतने प्रतिफल के बदले अमुक व्यक्ति को अंतरित करता हूं, यह अर्थहीन है, क्योंकि घंटाघर के मालिक हम ही नहीं। पेटेंट एम्बिग्यूटी है। अब यह साक्ष्य नहीं आएगा, मौखिक साक्ष्य, कि घंटाघर लिखना अभिप्रेत नहीं था, बल्कि बाड़ूजी फर्स्ट में जो मकान आशीष त्रिपाठी का है, घंटाघर की जगह उसे लिखा जाना था। ठीक है, ये कैसे मान लिया जाए? संभव है, ऐसा हो भी संभव है, लेकिन सुरक्षित क्या है? सुरक्षित रास्ता प्रक्रिया के पास यही है कि आपको मौखिक साक्ष्य देने से रोक दे, और जितने गलती की वो भुगतेगा। इस सिद्धांत को लागू करें कि भाई पक्षकारों को या तो स्वयं पढ़ना चाहिए था, स्वयं पढ़ने की क्षमता से हीन थे तो उन्हें किसी से पढ़वाना चाहिए था। निष्पादन और पंजीकरण होने से पूर्व आपने नहीं किया, तो करोगे तुम तो भरेगा कौन? तो इट इज द पेटेंट एम्बिग्यूटी, एंड इन दिस कंडीशन, ठीक है, इफ द कंडीशन विल बी दिस, तो देन द ओरल एविडेंस काहे के लिए? उस मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए जिस मंतव्य के साथ ये डॉक्यूमेंट लिखा गया था, नॉट अलाउड, ये रहेगा। ये पेटेंट एम्बिग्यूटी है। एक और पेटेंट एम्बिग्यूटी का उदाहरण, भाषा एकदम ठीक, भाषा एकदम ठीक है, एकदम सही है, और वर्तमान तथ्यों को पूरी तरह लागू भी होती है। ये लिखा है मैं आशीष त्रिपाठी अमुक अमुक संपत्ति का, जो कि अमुक अमुक स्थान पर स्थित है, उसका स्वामी हूं, और वाकई हम हैं। अमुक प्रतिफल के बदले हम अमुक व्यक्ति को स्थानांतरित कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। स्थानांतरित तो कर ही नहीं सकते, हस्तांतरित कर रहे हैं। अब एक पक्षकार कह रहा है कि वो संपत्ति जो वर्णित है वो अभिप्रेत नहीं थी। अब ये कैसे मान ले भैया? ये कैसे मान ले? हो सकता वाकई ना हो। हमारा एक पेट्रोल पंप कनॉट प्लेस पे है और एक पेट्रोल पंप, ठीक है, रिमोट एरिया में है। अब ये हो सकता है कि कनॉट प्लेस वाला बेचने का वायदा करके विक्रय पत्र में रिमोट एरिया वाला लिख दिया गया हो, संभव है, और दोनों के मालिक हम हैं। लेकिन जब भाषा एकदम स्पष्ट है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो फिर भैया हम ओरल एविडेंस कैसे अलाउड कर दें? ठीक है, तो जब भाषा देखते ही गलत है या वर्तमान तथ्यों के संबंध में अर्थहीन है उस दशा में, और जब भाषा एकदम ठीक है और वर्तमान तथ्यों को लागू भी हो रही, दोनों ही दशाओं में मौखिक साक्ष्य नॉट अलाउड। हां, ये ठीक है कि दस्तावेज में जो भाषा लिखी है वो ऐसी
लिपि में लिखी है, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो किसी विशेष स्थान पर बोले और लिखे जाते हैं। तो उन शब्दों का क्या अर्थ है? ठीक है, इसे जैसे मोढ़ा शब्द, इधर आप रहोगे, ठीक है, अवध के इलाके में, तो मोढ़ा अवध के गांवों में बैठने के लिए प्रयुक्त होने वाली, ठीक है, एक चीज है। और ब्रज के इलाके में जाओ तो मोढ़ा, ठीक है, लड़के को कहते हैं, मोढ़ी लड़के को कहते हैं, लड़की कहते हैं। 20 मोढ़े बेचे। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, लड़का तो कोई बेच भी नहीं सकता, ये लड़की तो कोई बेच भी नहीं सकता, वो तो अपराध भी है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि किसी दस्तावेज में ऐसे अप्रचलित शब्दों का उल्लेख है। अब ठीक है, देंगे, ठीक है, मौखिक साक्ष्य कि आखिर ये जो अप्रचलित शब्द है, ये पक्षकारों ने किस चीज को इंडिकेट करने के लिए उपयोग किया था, क्योंकि वो पक्षकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि से तय हो सकता है कि वाकई क्या अभिप्रेत रहा होगा। दस्तावेज में खाली स्थान हो, चलो, दस्तावेज के अन्य निबंधन, उन्हें पढ़कर खाली स्थान में क्या लिखा होना चाहिए हम अंदाज लगा सकते हैं। क्यों? और इसके लिए हमें अलाउड भी है। कहां? सेक्शन 92, याद करें आप, सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर दस्तावेज किसी विषय पर मौन है, खाली स्थान है तो मौन ही तो है, अगर दस्तावेज मौन है, ठीक है, किसी विषय पर, और वह विषय दस्तावेज के अभिव्यक्त निबंधनों से असंगत भी नहीं, तो फिर यह माना जा सकता है कि वह विषय जिस पर दस्तावेज मौन है, दस्तावेज का भाग है। वहां तक तो बात ठीक है कि ब्लैंक प्लेस है, ठीक है, वहां तक तो बात ठीक है। अन्य निबंधनों को देखकर हम अंदाज लगा लेंगे। लेकिन एकदम ठीक है, फिर अंदाज लगाने की बात कैसे आए? या तो भाई ऐसे अप्रचलित शब्द का प्रयोग हुआ, या ऐसी स्थिति हो कि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा आधी अधूरी, एक तथ्य के तथ्यों के एक संवर्ग के बारे में ठीक है, और आधी अधूरी तथ्यों के दूसरे संवर्ग के बारे में ठीक है। लिखा यह कि मैं आश्रित त्रिपाठी हरिद्वार में स्थित संपत्ति, ठीक है, यह आपको स्थानांतरित कर रहा हूं, हरिद्वार में मेरी कोई संपत्ति नहीं, ठीक है। यह लिखा मैंने कि मैं आश्रित त्रिपाठी हरिद्वार में अपनी स्थित अपनी संपत्ति, जिसके पूर्व में यह, पश्चिम में यह, उत्तर में यह, दक्षिण में यह है, आपको स्थानांतरित करो, उसकी सीमाएं ये है। अब मेरे पास, ठीक है, हरदोई में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें वो सब कुछ है जो उल्लिखित है मेरे पास प्रॉपर्टी हरिद्वार में भी, लेकिन उसमें वो सब कुछ नहीं है जो डॉक्यूमेंट में अब मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि पक्षकारों का मंतव्य है, ये स्पष्ट है कि पक्षकार क्रय विक्रय करना चाहते थे, इतना तय है। अरे कम से कम दस्तावेज की प्रकृति के बारे में तो कुछ तय हो, दस्तावेज की विषय वस्तु के बारे में तो कुछ तय हो। अब अंदाजा लग सकता है कि भाई हरदोई की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, क्योंकि मेन उसमें हरिद्वार में जहां पर है वहां गंगा का पानी आता रहता है, तो 1 करोड़ की ये तो नहीं रही होगी, ठीक है। अब मौखिक साक्ष्य ठीक है, कानून की मंशा यह है कि संविधाओं का पालन होना चाहिए, लेकिन संविधाओं का पालन अन्याय की कीमत पर तो नहीं होना चाहिए। संविधाओं का पालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी अन्याय की गुंजाइश ये न बचे, इस कीमत पर तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां जहां भाव स्पष्ट हो सकता है, यानी जहां लेटेंट एम्बिग्यूटी है, वहां हमेशा मौखिक साक्ष्य का दिया जाना अलाउड किया जाएगा।
किंतु जहां पेटेंट एम्बिग्यूटी है वहां किसी प्रकार का कोई मौखिक साक्ष्य नहीं आएगा। और आप खूब मान लेना मेरी बात, लिख के रखना, ये जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें 91 to 100 और ये जो नया आ गया इसमें 94 to 103 आपसे पूछा जरूर जाएगा। और लेटेंट एम्बिग्यूटी अगर पेटेंट एम्बिग्यूटी पूछी तो यही पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा सेक्शन लेटेंट एम्बिग्यूटी से संबंधित है और कौन सा पेटेंट। और लेटेंट और पेटेंट का अर्थ अगर मालूम हुआ तो हो सकता याद करने में आसानी हो, और नहीं मालूम हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, खाली लेटेंट ही याद करोगे। ठीक है, पेटेंट यानी प्रत्यक्ष, लेटेंट यानी अप्रत्यक्ष। अब हम लोग जरा देखें क्या कहता है 96। हमने कहा था ना 95 तक, ठीक है, 94 और 95 एक साथ पढ़े आपने। 96 अब देख रहे हैं हम लोग, तो हमने कहा था पहला और दूसरा ये पेटेंट एम्बिग्यूटी से संबंधित सेक्शन है। जो वहां कौन से बैठेंगे आके 93 और 94, ठीक है, वहां 93 और 94, यहां बैठेंगे 96 और 97। क्या कहता है? कहता है जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित करते हो या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर देते हो। ये साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। और इसे दिया जा, ये बड़ा, जैसे आप एविडेंस जब पढ़ते हैं अपने मन से, हमने जब पढ़ा एविडेंस को तो हमें बड़ा अन्यायपूर्ण लगा। क्या अजीब बात है, देखते ही त्रुटिपूर्ण है, देखते ही संदिग्धार्थ है। अब वो कह रहे कतई नहीं, आप वो मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे जिससे उसकी त्रुटियों की पूर्ति हो जाए। बड़ा अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन जब आप इस पर विचार करेंगे तो यही ठीक है। अरे जब देखते ही तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? ये पक्षकार ने क्यों नहीं देखा? वो देखे, और तुमने नहीं देखा तो गलती तुम करोगे, भुगते कौन? क्योंकि तुम ही भुगतोगे। अब क्यों देने दिया जब मौखिक साक्ष्य? नहीं देने देंगे। हाँ, ब्लैंक प्लेस होता देने देते, क्योंकि 92 एक्सेप्शन अलाउड कर रहा है, ब्लैंक तो है नहीं। जो भाषा प्रयुक्त है वो संदिग्धार्थ है, त्रुटिपूर्ण है, और देखते ही कुछ इंस्पेक्शन नहीं करना है, कुछ खोज नहीं करनी है, देखते ही सामने ही दिख रहा है सब, और फिर भी तुम्हें नहीं दिखा, और नहीं दिखा तो फिर भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसलिए कहता है कि खाकों का 1 लाख रुपया या 1,50,000 रुपया। अब तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि डॉक्यूमेंट में लिखा है या तो 1 लाख या 1.5 लाख। इसमें घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। अब 2 कीमतें तुमने उल्लिखित कर दी, अब कौन सी मान लें हम कि कौन सी करार पाई गई थी? ठीक है, भाषा संदिग्धार्थ है, यद्यपि त्रुटिपूर्ण नहीं है इस ढंग से, लेकिन संदिग्धार्थ है। कीमत कौन सी है माने? ठीक है, कहता है कि कौन सा मूल्य दिया जाना था, इसका कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किसी विलेख में रिक्त स्थान है, उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो ये दर्शित करते हो कि उसकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी। देखिए, रिक्त स्थान होना और दस्तावेज का मौन होना, रिक्त स्थान इस प्रकार होना कि दस्तावेज का मौन होना कहा जाए, ठीक है, और रिक्त स्थान होना, दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन कहने के ढंग में दोनों बातें एक सी भी हो सकती है। ये दस्तावेज देखकर ध्यान में आ सकता है कि रिक्त स्थान जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, जो सेक्शन 92 के परंतुक से अलाउड है, जिसके संबंध में मौखिक साक्ष्य देना, और रिक्त स्थान ये जहां पर लिखा है, ये जो रिक्त स्थान लिखा है, इसे मानवीय अनुभव और ज्ञान के मुताबिक किन किन प्रकारों से लिया जाना चाहिए,
इसे बताने की बजाय समझना ज्यादा आसान है। रिक्त स्थान इस प्रकार है कि कीमत दी जानी है, अब कीमत बीच में लिखी नहीं है, ठीक है ना, कीमत बीच में नहीं लिखी है, तो फिर मौखिक साक्ष्य हो सकता है, ठीक है, न देने की स्थिति यह भी रहे, ठीक है। जैसे शाहजहांपुर में एक स्थान पर आपका मकान है, उस लोकेलिटी में जनरली, ठीक है, जो कीमत दी जाती है मकानों की वो 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया। अब उसमें रिक्त स्थान है, लेकिन भैया हमें अपनी संपत्ति किसी को भी कितने में भी बेच लेने का हक, अब कीमत लिखी ही नहीं है, एक बात यह हुई, ठीक है। और एक बात यह हुई कि किराया, इसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या हाउस टैक्स, वाटर टैक्स शामिल होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें, इस पर दस्तावेज मौन, ठीक है। तो दस्तावेज मौन होना और रिक्त स्थान होना, यह अनुभव से समझा जा सकता है। दस्तावेज मौन है तो फिर 92 के मुताबिक मौखिक साक्ष्य आ जाएगा, लेकिन दृष्टांत जिस रिक्तता की बात कर रहा है, उस ढंग की रिक्तता अगर है तो फिर मौखिक साक्ष्य नहीं आएगा। और रिक्तता है या दस्तावेज मौन है, ये दस्तावेज को पढ़कर ह्यूमन स्किल से और ह्यूमन एक्सपीरियंस से खूब जाना जा सकता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, ठीक है ना। फिर कहता है 97, हमने कहा था शुरुआत के 2 पेटेंट एम्बिग्यूटी संबंधित है। क्या कहता है, जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट है और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती है, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी। भाई फिर क्यों मान लिया जाए, अमुक शहर में, अमुक मोहल्ले में, अमुक लोकेलिटी में, अमुक मकान जो कि मेरा है भी, फिर क्यों मान ले भैया, ठीक है। कहता है खाको का रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी संपदा विलेख द्वारा बेचता है, का के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि विक्रयार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी। क्यों मान लिया जाए भाई, ठीक है। तो ये दोनों, अब भले ही, अब इसको पेटेंट एम्बिग्यूटी में रखा क्यों, इसलिए कि भले ही दोनों के बीच वाकई जो संविदा हुई थी वो भिन्न स्थान के लिए हुई थी, लेकिन लिखी भैया भिन्न स्थान है और भाषा एकदम ठीक है, इसलिए अगर हम ये मान लें कि अन्य स्थान के लिए संविदा हुई थी तो पेटेंट एम्बिग्यूटी है, ठीक है ना, तब तो पेटेंट एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, विरोध, अंतर विरोध, संदिग्ध तो हो गई दस्तावेज, क्योंकि ये बताते हैं कुछ और तुम बताते हो कुछ और, लिखा कुछ और, ठीक है। ये जो लिखा वो तुम बताते हो और जो नहीं लिखा वो ये बताते हैं, संदिग्धता तो आई गई। तो ये पेटेंट एम्बिग्यूटी के उदाहरण। अब लेटेंट, अप्रत्यक्ष, कहता है विद्यमान तथ्यों के संबंध में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। अब भाषा एकदम ठीक, लेकिन विद्यमान तथ्यों के संबंध में अर्थहीन। अब जब भाषा ठीक है, पक्षकारों ने निष्पादित भी किया, भाषा भी एकदम ठीक, पक्षकारों ने निष्पादित भी किया है, सब कुछ सही है, लेकिन जब तथ्य हम देख रहे हैं तो अर्थहीन है। तो वही बात जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते समय देख रहे थे, क्या है, जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल होने की उपधारणा की जाएगी, क्योंकि विधि असंवैधानिक रूप से विधायिका नहीं बनाएगी। विधायिका ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसने संवैधानिक ढंग से बनाया, यह माना जाएगा, ठीक है। और यदि उसके 2 अर्थान्वयन संभव हैं,
एक ऐसा जो उसे असंवैधानिक बनाता है और एक ऐसा जो उसको संवैधानिक बनाता है, तो वो अर्थान्वयन स्वीकार करेंगे जो उसे संवैधानिक रखता है। क्यों? इसलिए कि विधायिका के बारे में माना जा सकता है कि उसने संविधान सम्मत अर्थान्वयन को ध्यान में रखकर ये विधि बनाई होगी। ये असंभव है कि उसने संविधान विरोधी अर्थान्वयन को सामने रखकर या ध्यान में रखकर कानून बनाया हो, ये हो ही नहीं सकता। यही बात यहां एप्लीकेबल है। जब दस्तावेज रखा, पक्षकारों ने निष्पादित भी किया है, तो पक्षकार के पागल हो गए थे कि कचहरी भी गए, स्टैंप भी खरीदा, वकील साहब को पैसे दिए, दस्तावेज लिखवाया भी, तो वो अर्थहीन दस्तावेज लिखवाएंगे। भाई तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम काहे डॉक्टर क्या जाओगे? इसका मतलब कुछ तो तय हुआ था पक्षकारों के बीच। ये अलग बात है या तो पक्षकार वकील को बता नहीं पाए या वकील ने बेवकूफी कर दी, कोई गड़बड़ हुई जिसकी वजह से वो जो लिखा जाना चाहिए था नहीं लिख पाया। अब ठीक है, अब मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा। पिछली स्थिति क्या थी? भाषा ठीक थी और विद्यमान तथ्यों को पूरी लागू होती थी। अब भाषा ठीक है किंतु विद्यमान तथ्यों को लागू नहीं होती, उनके संबंध में अर्थहीन है। अब बात बदल चुकी है और यह अप्रत्यक्ष लेटेंट एम्बिग्यूटी है। क्यों? क्योंकि भाषा तो ठीक है और विद्यमान तथ्यों को लागू ही नहीं हो रही। अब ये मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा कि वास्तव में वह किन तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। उदाहरण, ठीक है, कहता है जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। कहता है खाकों का मेरा कोलकाता का गृह विलेख द्वारा बेचता है। काका कोलकाता में कोई ग्रह नहीं, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक ग्रह था जो विलेख के निष्पादन के समय से खाके कब्जे में था। ठीक है, अब एक चीज और मिल गई है, मतलब दृष्टांत से यह और स्पष्ट हो रहा है कि संव्यवहार में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जो ये स्पष्ट कर रही हैं कि विलेख में जो कुछ उल्लिखित है वह किन तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत है। स्वयं विलेख में ही ऐसा कुछ है, क्योंकि दृष्टांत कहता है ना कि काका कोलकाता में कोई ग्रह नहीं है, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक ग्रह था जो विलेख के निष्पादन के समय से खाके कब्जे में था। इसका मतलब एक परिस्थिति खाके कब्जे में होना स्वयं ऐसी है जो विलेख के संबंध में एक इशारा ये दे रहे हैं। और दृष्टांत हमेशा उसी प्रामाणिकता के साथ और उसी प्रभावोत्पादकता के साथ पढ़ा जाएगा जिसके साथ धारा पढ़ी जाएगी। इसका मतलब इसको ऐसे और पढ़ेंगे कि जबकि भाषा एकदम ठीक है किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन है, लेकिन परिस्थितियों में कुछ ऐसा है जिसके आधार पर विलेख का अर्थान्वयन किया जा सकता है, तो 98 लागू होगी और मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा। इसे ऐसे पढ़ेंगे तो बात ज्यादा कानून सम्मत रहेगी। ठीक है, क्योंकि दृष्टांत में कह रहा है कि खाके कब्जे में था। इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के घर से था। ठीक है, 99 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। अब विलेख रखा है सामने, विलेख की जो भाषा है वो केवल एक को लागू हो सकती है। ठीक है, और जिसको लागू हो सकती है उसका उल्लेख विलेख में नहीं है, लेकिन लागू एक ही को हो सकती है, दो को लागू नहीं हो सकती। लेकिन विलेख में उल्लिखित जो कुछ है वो उसको जिसको लागू हो सकती है वो उसको इंगित नहीं करती। लेकिन विलेख के निष्पादन से, विलेख के रजिस्ट्रेशन से यह स्पष्ट है कि आखिर पक्षकार
ठीक है, किसी को इंगित तो करना चाहते थे, तो फिर मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा। अप्रत्यक्ष, पेटेंट एम्बिग्यूटी नहीं है, ये लेटेंट है। ठीक है, तो कहता है जब तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किसको लागू होने के लिए वह आशय थी। ठीक है, एक को लागू हो सकती, अन्य को नहीं हो सकती। कई सारे लोग हैं तो ये मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि कई में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। दृष्टांत बात स्पष्ट करेगा। का 1000 रुपए में मेरा सफेद घोड़ा खाको बेचने का करार करता है। का के पास 2 सफेद घोड़े हैं, एक थोड़ा बीमार रहता है, एक लंगड़ा है, और एक पूरी तरह स्वस्थ है। अब कीमत के हिसाब से तो दिख सकता है कि कौन तो सफेद घोड़ा रहा होगा। ठीक है, वास्तव में नहीं है। ठीक है ना, तो कहता है कि उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सके जो ये दर्शित करते हो कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत। अब रिक्त स्थान नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है पहले जैसा, कीमत में ही रिक्त स्थान है, वो बात अलग हो गई। ठीक है ना, लेकिन एम्बिग्यूटी है, 2 सफेद घोड़े। ठीक है ना, तो मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। अब जब एक ही घोड़ा बेचने का करार किया और 2 हैं तो 2 तो नहीं बिक सकते, एक ही बिकना है। इसका मतलब अब मौखिक का साक्ष्य दिया जाएगा कि कौन सा बिकना है। क्यों? संविदा का पालन हो, यह कानून की मंशा है किसकी? संविदा विधि की। और हम लोग संविदाओं के बारे में यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह साक्ष्य दिया जाएगा। खाके साथ का रामगढ़ जाने के लिए करार करता है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि राजस्थान का रामगढ़ अभिप्रेत था, उत्तराखंड का रामगढ़ अभिप्रेत नहीं था। ठीक है, ठीक है, 2 रामगढ़ हैं, 5 रामगढ़ हैं, कौन सा रामगढ़ अभिप्रेत था, इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। इतना तो तय है, पक्षकार रामगढ़ जाने के बारे में सहमत है। ठीक है, बाकी लेटेंट एम्बिग्यूटी है, देख लेंगे। ठीक है, अब कहता है तथ्यों के 2 संवर्गों में से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक तरह से लागू नहीं होती। ठीक है, जो हमने उदाहरण दिया था हरदोई और हरिद्वार का, वो यहां आएगा। कहता जबकि प्रयुक्त भाषा भागता विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग और भागता यानी पार्टली तथ्यों के एक संवर्ग को और पार्टली तथ्यों के दूसरे संवर्ग को। हरिद्वार के मकान की माप मिल रही है, ठीक है, लेकिन जिला हरदोई लिखा है। ठीक है, एक संवर्ग को लागू होती है, एक संवर्ग को लागू नहीं होती, ऐसी है भाषा। तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वो दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। दृष्टांत भी इसी का दिया है। कहता खाको मेरी भा में स्थित मां के अधिभोग में भूमि बेचने का करार करता है। का और खा में करार हो रहा है कि भा स्थान में वह भूमि जो मां के अधिभोग में है वो खा को बेच देगा, यह करार हुआ है। का के पास भा में स्थित भूमि है किंतु वह मां के कब्जे में नहीं है, तथा उसके पास मां के कब्जे वाली भूमि है किंतु वह भा स्थान में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दे दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि से था। ठीक है ना, ये लेटेंट नहीं है, वो सॉरी ये पेटेंट नहीं है, ये लेटेंट एम्बिग्यूटी है। 101 आपको बताया था, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि। ठीक है, इसके अर्थ के बारे में साक्ष्य कहता है ऐसी लिपिका जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, या तो पढ़ी नहीं जा सकती, तुमने खरोष्ठी लिपि में लिख दिया, कोई ऐसी लिपि इस्तेमाल कर ली जो पढ़ी ही नहीं जाती। ठीक है, ऐसी लिपिका जो पढ़ी ना जा सके, यह सामान्यतः समझी ना जाती है। विदेशी अप्रचलित पारिभाषिक या स्थानिक और क्षेत्रीय, स्थानिक शब्द जैसे एक जिले में ही प्रचलित है वो शब्द, क्षेत्रीय जैसे हमने कहा ना मोड़ा मोड़ी अवध और ब्रज का अंतर है। ठीक है ना, तो स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का या संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है विशिष्ट भाव में। ठीक है, कई बार
विशिष्ट भाव में कुछ शब्द, जो छोटे भैया नाम भी हो सकता है, और छोटे भैया छोटे भाई को दर्शित करने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो विशिष्ट भाव में शब्द जो प्रयोग हुआ, किस भाव में हुआ, ठीक है, उसका साक्ष्य मौखिक तौर पर दिया जा सके। कहता है एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता है। का के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी, प्रतिमान वो उसे कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए रखा है, ठीक है, तो उसके सांचा जिसे बोलते हैं वो प्रतिमान होता है, ठीक है। तो सांचा अलग होता है, औजार अलग होते हैं, ठीक है ना। तो कहता है एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं। अब जो भाषा प्रयोग हुई है वो लिपि ऐसी नहीं जो समझी ना जाती हो, पढ़ी ना जाती हो, अपठलित हो, परिभाषिक या स्थानिक, ठीक है, और क्षेत्रीय शब्द, संक्षेपाक्षर या विशिष्ट भाव, यहां विशिष्ट भाव है। अरे भाई जब सारी मूर्तियां तो बेच रहे हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि तुम अपने औजार और प्रतिमान ये भी बेच रहे हो, ठीक है। कहता है एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता है। का के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं। ये दर्शित करने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, अच्छा, साक्ष्य दिया जा सकेगा। उल्टी बात हमने कह दी। ये वो कहता है सभी प्रतिमाएं ये हम बेच रहे हैं, ठीक है। इधर देखना, स्क्रिप्टर, अच्छा, एग्रीज टू सेल बी ऑल माई मॉड्स, ए हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स, अच्छा, ठीक है। सांचा नहीं, इधर से देखें, प्रतिमाएं उसके पास हैं, और मॉडल के तौर पर भी कुछ प्रतिमाएं बनाकर लोग रखते हैं, ठीक है ना। मॉडल के तौर पर भी उसके पास प्रतिमाएं हैं। वो कहता सभी प्रतिमाएं हम बेच रहे हैं। मॉडल उसमें शामिल थे या शामिल नहीं थे, ठीक है। ये दर्शित करने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिमाएं विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्द है। प्रतिमाओं में प्रतिमान अर्थात मॉडल शामिल है या नहीं, इसके लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। लेटेंट एम्बिग्यूइटी, दस्तावेज के निबंधनों में फेर फार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। आपने कहा था इसको, आप देखिए 92 के साथ, 92 पुराने का और वर्तमान का कितना 95, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि दस्तावेज के निबंधनों में फेर फार करने, कुछ घटाने जोड़ने, इसके प्रयोजन से साक्ष्य नहीं दिया जाएगा मौखिक, लेकिन किसके द्वारा, पक्षकार और उनके प्रतिनिधियों के बीच, ठीक है। पक्षकार या पक्षकार से हित व्युत्पन्न जिनको हुआ है ऐसे प्रतिनिधियों के बीच जब दस्तावेज के अर्थान्वयन का सवाल हो तो उनके निबंधनों में कुछ जोड़ने या घटाने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि अगर मुकदमेबाजी पक्षकार या उनसे व्युत्पन्न हित के अंतर्गत हित पाने वाले प्रतिनिधियों के बीच नहीं है, बल्कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले एक पक्षकार और किसी तृतीय पक्षकार के बीच है, तो तृतीय पक्षकार मौखिक साक्ष्य देगा ऐसा जो दस्तावेजों के निबंधनों में फेरफार ये भी कर दे, उनमें कुछ जोड़ या घटा ये भी दे। हमने आपको उदाहरण दिया था, हमने कहा था कि मान लीजिए हमने अपना माल, आप एक व्यापारी हो, आपको एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा भेजा और उस संविदा में यह लिखा है कि किराए की मद में 20,000 रुपया आप मालवाहक अर्थात ट्रांसपोर्टर को देंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टर आप पर मुकदमा कर रहा है, आप करो 20,000 ले लो। वो कहता ना किराया तो 1 लाख तय था, 1 लाख तय था। तो मुकदमा दस्तावेज के पक्षकारों के बीच नहीं है, न दस्तावेज के हित प्रतिनिधि पक्षकारों के हित प्रतिनिधियों के बीच है, बल्कि मुकदमा दस्तावेज के एक पक्षकार और तृतीय पक्षकार के बीच है। अगर 92 का वो लाइन हम लागू कर देंगे कि निबंधनों में फेरफार जोड़ने घटाने के प्रयोजन से कोई साक्ष्य मौखिक नहीं दिया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर तो बेचारा बेवकूफ बन जाएगा,
या इसके बेवकूफ बन जाने की संभावना है। यह भी हो सकता है कि वाकई 20,000 तय हुई है बेईमान हो, लेकिन आखिर एडजुडिकेशन के लिए पॉइंट ये तो आ ही रहा है। तो हमें एडजुडिकेशन के लिए रास्ता ये तो खुला रखना पड़ेगा। उस रास्ते को ही खोला गया है 102 के द्वारा, और यह रास्ता पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 99 के द्वारा खोला गया है। क्या कहता है? वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे जो दस्तावेज के निबंधनों में फेर फार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हो। ठीक है ना? कहता है का और खा लिखित संविदा करते हैं कि का को कुछ कपास खा बेचेगा। अब पक्षकार कौन हुए? का और खा, जिसके लिए संदाय कपास के परिधान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि का को 3 मास का प्रत्यय दिया जाएगा। का और खा के बीच ये तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता, किंतु यदि वह गा के हित पर प्रभाव डालता है तो गा द्वारा दर्शित किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रत्यय देने की बात नहीं, झूठ बोलते हैं। ठीक है। और 103 जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है 100, वो 103 कहता है इस अध्याय की कोई भी बात बिल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के किन्हीं भी उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, क्योंकि बिल स्पेशल एक्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत की जाती है। इसलिए वो कैसे साबित की जाएगी उसके संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं, उसी के प्रोविजन लागू होंगे। ये आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी और पेटेंट एम्बिग्यूटी। अब हम लोग अगली बात करेंगे किस पर? बर्डन ऑफ प्रूफ, इस पर बात होगी। ठीक है।